एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 38। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूचिन किंगडम जो कि शुयाना का घर है उस पर डाओवी सेक के सपोर्टर आर्मी ने अटैक किया। तो शुयाना बिना अपने सीनियर से सलाह मशवरा करे यूचिन किंगडम की तरफ रवाना हो गई थी। हालांकि उसे रियलाइज होता है कि वो बिना सीनियर्स की परमिशन ले खुद की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। साथ ही चांगशाओ ने भी उसे समझाया था। तो दोबारा से अपने डूशियन सेक की तरफ वापस जाने लगी, मगर रास्ते में डाओ इमॉर्टल सेक ने उस पर अटैक कर दिया, इसलिए वो दोबारा से यूचिन किंगडम की तरफ रवाना हो गई। इधर यूचिन किंगडम में निंगशुयांग और हुआ युमिंग भी पहुंच चुके थे, जो कि दुश्मनों के खिलाफ बैटल शुरू कर देते हैं। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि शुयाना यूचिन किंगडम पहुंच चुकी है। पूरा यूचिन किंगडम आग में जल रहा था, साथ ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। अपने किंगडम की ऐसी हालत देखकर शुयाना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी उसे चांगशाओ की आवाज आई। वो कह रहा था, जूनियर कुछ भी करने से पहले तुम मुझे आकर मिलो। तो शुयाना तुरंत ही चांगशाओ के पास चली जाती है। वो कह रही थी, सीनियर आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे यूचिन किंगडम पर डाओई इमॉर्टल सेक ने अटैक किया है। वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से यहाँ से चली जाएं। जिस पर चांगशाओ कहता है, जूनियर मेरे पास एस्केप टेक्निक है, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और फिलहाल तो मैं यहाँ से अकेला बिल्कुल नहीं जाने वाला। हम दोनों साथ ही यहाँ से डूशियान के लिए रवाना होंगे। जिस पर शुयाना कहने लगी कि सीनियर मैं यूचिन किंगडम की प्रिंसेस हूँ, मुझे तो मेरे शहर को बचाने के लिए फाइट करनी होगी। मैं अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और रही बात आपकी, तो आप डूशियान पिक के डिसाइपल हो, इसीलिए प्लीज आप इस मसले में ना फंसे। जिस पर चांगशाओ कहता है, ये लो तुम दोबारा से बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि सीनियर प्लीज इस फाइट में इन्वॉल्व ना हो और ना ही मुझे आपकी बात मानने पर मजबूर कीजिए। पिछली बार जब हमारा मुकाबला कॉन्गशुन से हुआ था, उसी वक्त मैंने तुम्हें काफी बातें समझाई थी। मेरे ख्याल से तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो। देखो शुयाना, हम दोनों बस फेलो डिसाइपल्स नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी है, इसीलिए मुसीबत के वक्त मैं तुम्हारी मदद ना करूँ ऐसा कभी हो नहीं सकता। मगर शुयाना उससे कोई मदद नहीं चाहती थी। वो कहती, सीनियर मैंने डूशियान पिक में कल्टीवेट करते हुए कई साल बिता दिए, लेकिन मैं अभी भी यूचिन किंगडम की प्रिंसेस हूँ। आज यहाँ पर मैं बस मेरी फैमिली के लिए फाइट करने नहीं आई, बल्कि मैं यूचिन किंगडम के हर एक शख्स के लिए फाइट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे फाइट करना उतना ही मुश्किल होगा। मैं नहीं जानती कि मैं इस फाइट में सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे सीनियर भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो। फिर यहाँ पर वो चांगशाओ को जंग छोड़कर जाने के लिए बता देती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि चांगशाओ भी इस जंग में उसके साथ मारा जाए। साथ ही वो कहती कि सीनियर अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे। ये सब कहते हुए शुयाना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन चांगशाओ की सेफ्टी के लिए यही उसे ठीक लग रहा था। जिसके बाद वो सीधा बैटल ग्राउंड की तरफ रवाना हो गई। इधर चांगशाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो खुद को ही समझाने लगता है कि जान दो शुयाना को, मुझे उससे क्या करना है, मगर उसका दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। और गाइस, आज तक हमने चांगशाओ को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। इधर बैटल ग्राउंड में हम उसी मास्क वाली बंदी को देखते हैं, जो कि यूचिन किंगडम को पूरी तरह से मिटाना चाहती थी। उसने आगे बढ़ते हुए अचानक से क्वीन पर हमला कर दिया। वेल, इस बंदी के पास जहरीले कीड़ों की पावर थी और अब वही कीड़े क्वीन को खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है। शुयाना की सोर्ड ने बड़ी ही तेजी से उन सबको खत्म कर दिया था। वो बंदी शुयाना को देखकर कहने लगी कि फाइनली प्रिंसेस यहाँ पर आ ही गई। प्रिंसेस शुयाना, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी यूचिन किंगडम को किसने डिस्ट्रॉय किया है? वेल, वो मैं हूँ। कुछ सालों पहले तुमने युवान किंग को मार दिया था और आज मैं तुम्हें खत्म करके उसका बदला पूरा करूंगी। मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी और फाइनली आज वो घड़ी आ गई। जिस पर शुयाना कहने लगी कि तुमने उस अकेले युवान किंग के लिए मेरी पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम्हारी युवान फैमिली धोखेबाज है। तुम्हारी फैमिली को दोबारा से रिस्टोर करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जंग में हारने के बावजूद भी मेरे फादर ने तुम्हें अपनाया, तुम्हारे लोगों को हमारे किंगडम में रहने की परमिशन दी, मगर तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब ये सारी बातें सुनकर वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो तुरंत ही अपना वेब घुमाती हुई शुयाना पर अटैक कर देती है। तो शुयाना ने भी तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, जिसे 1000 सोर्ड फॉर्मेशन कहा जाता था। उसकी मल्टीपल सोर्ड्स ने उन सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर दिया था। इधर शुयाना सीधे उस बंदी की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उस बंदी के चमचे शुयाना के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि शुयाना ने एक ही सेकंड
में उन सभी को खत्म कर दिया था। ये देखकर वो बंदी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब उसने तुरंत ही अपने खतरनाक बीस्ट को समन कर लिया, जो कि इनके सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ने लगा। शुयाना को पता था कि इस बीस्ट का अगला टारगेट मैं हूँ, तो तुरंत ही वहाँ पर ढेर सारे विंड की बनी हुई सोर्ड क्रिएट कर लेती है। वो हजारों तलवारें उस बीस्ट पर अटैक करते हुए इसे छन्नी करने की कोशिश करने लगी, जिससे वो बीस्ट दर्द से तड़प रहा था। शुयाना की इस पावर को देखकर तो वो बंदी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और तब तक एक बहुत बड़े धमाके के साथ शुयाना ने उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया, जिससे वो मास्क वाली बंदी भी घायल होकर काफी दूर पटक गई थी। अब वो जैसे तैसे उठ जाती है। वो कह रही थी कि मैं सेलेस्टियल इमॉर्टल के अर्ली स्टेज पर हूँ, भला तुम्हारी जैसी बंदी मेरा मुकाबला कैसे कर पा रही? तुम तो बस ट्रू इमॉर्टल बनने के पिक पर हो। दरअसल शुयाना के पास जो भी पावर्स थी वो सब चांगशाओ की है। वो गुस्से में कह रहा था, शुयाना मैं तुम्हें जंग से वापस भेजना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही वहाँ से भाग के आ गई। देखो इस बार मैं तुम्हें कवर करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपनी सारी पावर्स उधार दे रहा हूँ, बाद में तुम 500 साल मेहनत करके मेरा एहसान चुका देना। और अब चांगशाओ की वाटर पावर का यूज करते हुए शुयाना बड़ी ही तेजी से मूव होने लगी। उस बंदी पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार थी। ये देखकर वो बंदी भी अपने बहुत ही विशाल पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकाल लेती है। उस इंसेक्ट की बॉडी पर ढेर सारे अंडे बने हुए थे। इधर शुयाना ने भी उस पर अपनी तलवार रिलीज कर दी थी, लेकिन उसी वक्त वो अंडे फूटने लगे, जिससे वहाँ पर कीड़ों का तूफान आ चुका था। वो कीड़े शुयाना पर अटैक नहीं करते, बल्कि वो तो सीधे क्वीन की तरफ जाने लगे। तो शुयाना अपनी मदर को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाती है, और उसी वक्त उस बंदी ने शुयाना पर पीछे से हमला कर दिया। इस अटैक में शुयाना बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसे लगता है कि अब वो अपने किंगडम को बचा नहीं पाएगी। उसे फील हो रहा था कि वो एक दरिया में डूबती जा रही है, और उसी वक्त उसे चांगशाओ की याद आने लगी। वो कहती, सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो एक ही सेकंड के अंदर चांगशाओ ने उसे थाम लिया। वो कह रहा था, मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब चांगशाओ उसे एक जगह बिठाकर गुस्से में अपना पाव पटकता है। सिर्फ उतनी सी पावर से वहाँ का पूरा फ्लोर उखड़ चुका था। ये देखकर उस मास्क वाली बंदी की सेना काफी ज्यादा डर जाती है। चांगशाओ उनसे कहता है कि जिसे भी मेरे हाथों मरना नहीं है, वो जल्दी से अपनी पावर्स को सील करके मेडिटेशन करना शुरू कर दो, और वो भी ऑन द स्पॉट। साथ ही वो मास्क वाली बंदी से कह रहा था कि ये स्कीम तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। इधर उस बंदी के सभी सिपाही चांगशाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त चांगशाओ ने टैलिस्मान की एक विशाल आरी क्रिएट कर दी। साथ ही वो शुयाना को एक एलिक्सर पिल भी दे देता है, ताकि शुयाना अपनी इंजरी को हील कर पाए। इधर चांगशाओ की टैलिस्मान आरी ने उस बंदी के सभी सिपाहियों को घेर लिया था, जिसके बाद चांगशाओ ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस आरी को फुल्ली एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करने से वहाँ पर करोड़ों टैलिस्मान रिलीज हो गए, जो अपने आप डिस्ट्रक्ट हो रहे थे। वहाँ पर मुसलसल होने वाले ब्लास्ट में उस बंदी के सभी सिपाही मारे जाते हैं। वो भी घायल होकर नीचे गिर गई थी। वो देखती कि चांगशाओ उसके सामने काल बनकर खड़ा है, तो तुरंत ही अपने विप को निकाल कर चांगशाओ पर हमला कर देती है, मगर चांगशाओ ने उसके विप को होल्ड कर लिया। अब वो उसी के विप से उसे हवा में उछाल देता है। अब हम देख पाते हैं कि उस बंदी की बॉडी पर चांगशाओ के सभी टैलिस्मान चिपक चुके हैं। वो उसमें पूरी तरह से कवर्ड हो चुकी थी, और अब वो टैलिस्मान अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। चांगशाओ उस बंदी को खत्म करके बड़े ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ने लगा, जो देखकर डाओई इमॉर्टल सेक के बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता था कि इस बंदे की होते हुए वो ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जंग खत्म हो चुकी है। हुआ यूमिंग बड़े ही प्यार से निंगशांग को अपनी बाहों में ले रहे थे। इधर शुयाना भी इमोशनल होकर अपनी माँ के गले लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद चांगशाओ उस मास्क वाली बंदी की बॉडी के पास पहुँच जाता है। वो कह रहा था, ये तो खत्म हो गई, अब तुम बताओ इसकी क्लैन के साथ क्या करना है। जिस पर शुयाना कहने लगी कि ये बंदी और युआन किंग ये दोनों भी हमारे किंगडम के खिलाफ थे। उन्होंने बगावत की, जिसकी सजा अब उन्हें मिल चुकी है। अगर अब हम उनके क्लैन के पीछे पड़ गए तो वो लोग हमसे और ज्यादा नफरत करेंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा यूजिन किंगडम दोबारा से ऐसी मुसीबत में फंसे, इसलिए हम ये जंग यहीं पर खत्म कर दे। उसके बाद से चांगशाओ भी पूरी तरह से अग्री था, और तभी वहाँ पर एल्डर जी और जियांग की एंट्री होती है। वो कह रही थी, मेरी प्यारी शुयाना देख, अंकल मास्टर तुझे बचाने के लिए पहुँच चुके हैं। लेकिन तभी जियो की नजर वहाँ के लाशों पर पड़ती है। वो कहती, अरे जंग तो खत्म हो गई। शुयाना देखती है कि उसकी मदद करने के लिए डूशियान के सभी सीनियर्स पहुँच चुके हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही वो रोते हुए सेक्ट मास्टर से माफी मांग रही थी। वो कहती, शुयाना मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की फिक्र थी, लेकिन तुम्हारा यहाँ अकेले आना खतरनाक था। बस आगे चलकर कुछ भी करने से पहले हमें बताया करो। ये सुनकर शुयाना रोने लगी। तो जियो कहती, हाँ मेरे बच्चा रोना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर कोई डांट नहीं रहा। अब ये लोग शुयाना को समझा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चान टाओइज्म के
वाइस प्रेसिडेंट रेंडिंग की एंट्री होती है। उसे वहाँ देखते ही ये लोग समझ गए थे कि यूजिन किंगडम पर जो भी अटैक हुआ है उसके पीछे इस बंदे का ही हाथ होगा। और तभी जियो ने रेंडिंग के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कहने लगी, रेंडिंग, तुम्हारे डाओ इमॉर्टल सेक्ट ने बेवजह यूजिन किंगडम पर अटैक किया है और अब तुम यहाँ हमारे डूशान सेक्ट को भी धमकाने आए हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। गाइस, ये बंदी किसी को क्या बोले इसका कोई भरोसा नहीं। तो जियांग तुरंत ही उसे समझाते हुए कहती कि जियो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे वाइस पेट्रियार्क रेंडिंग से बात करने दो। लेकिन जैसे वो बात करना शुरू कर देती है वो तुरंत ही बर्फ में बदल गए। सिर्फ वही नहीं बल्कि डूशियान सेक्ट के सभी लोग आइस में बदल चुके थे। रेंडिंग कहने लगा कि तुम्हारे डूशियान पिक के जवान डिसाइपल्स का खून बहुत ही ज्यादा गर्म है। अगर तुम्हें मेरे साथ बात करनी है तो क्यों ना तुम मेरे स्पिरिट कॉफिन लैंप में आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा कॉफिन लैंप काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने लैंप को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही इन सभी लोगों की सोल बड़ी ही तेजी से उस कॉफिन की तरफ जाने लगी। चांगशाओ सोचता है कि रेंडिंग ने तो यूजिन किंगडम के खिलाफ जाने का फैसला लिया है, पता नहीं अब रेंडिंग का इसमें क्या फायदा होगा। और अब धीरे धीरे करके इन सभी की सोल उस कॉफिन लैंप में चली गई। वहाँ पर एक स्पेस बनी हुई थी जिसमें ये लोग पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। इधर रेंडिंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी सोल बड़ी ही तेजी से थंडर रिलीज कर रही थी। साथ ही अब उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लिया। रेंडिंग इसी फॉर्मेशन की मदद से पूरे के पूरे यूजिन किंगडम को तबाह करना चाहता था। उस पावरफुल फॉर्मेशन की एनर्जी की वजह से पूरा पैलेस शेक हो रहा था। इसलिए यूमिंग और निंगशांग तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। इधर एक बंदा रेंडिंग को बताने लगा कि यहाँ का राजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना था कि वो अपनी पावर की मदद से हेवन एंड अर्थ को भी कमांड कर सकता है। इधर हुआ यूमिंग भी बड़ी तेजी से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिसमें सभी लोग अपनी पावर्स डाल रहे थे। और तभी वो शील्ड आगे बढ़ते हुए सीधा रेंडिंग ने क्रिएट किए फॉर्मेशन से टकरा जाती है। मगर रेंडिंग की पावर के सामने इनकी शील्ड टिक नहीं पाई क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। साथ ही इनकी फौज में आधे से ऊपर मॉर्टल थे जो कि बिल्कुल भी रेंडिंग की डिवाइन पावर के आगे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए रेंडिंग डिसाइड करता है कि वो आज यूजिन किंगडम का नामो निशान मिटा देगा। तब तक उसके पावरफुल फॉर्मेशन ने इनकी शील्ड को ब्रेक करके इन सभी को नीचे गिरा दिया था। हुआ यूमिंग देखते ही कि अब वो फॉर्मेशन तुरंत ही उन्हें क्रश करने वाला है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर चांगशाओ का लिटिल फॉर्म आ जाता है। उसने वहाँ आते ही हेवनली पेपर हैरी को क्रिएट कर दिया जो कि हुआ यूमिंग और निंगशाओ को चारों ओर से घेर लेती है। साथ ही उसने वहाँ पर हेवन एंड अर्थ का लॉक भी क्रिएट कर दिया था। तो अब चांगशाओ का फॉर्मेशन सीधे जाकर रेंडिंग के फॉर्मेशन से टकरा जाता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और फाइनली चांगशाओ के फॉर्मेशन ने रेंडिंग के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। रेंडिंग चांगशाओ को देखकर कहने लगा कि अच्छा, ये है महान सेंट जुयान का छोटू सा डिसाइपल। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि ये छोटू सा डिसाइपल बस जेड एम्परर के रीइंकार्नेटेड फॉर्म को प्रोटेक्ट करने आया है। इधर चांगशाओ भी सोच रहा था कि भले ही हमारे ह्यूमन टाओइज्म और चान टाओइज्म में दुश्मनी है मगर उसका यूजिन किंगडम से कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर इस बंदे ने यूजिन किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों की होगी। अब मैं समझ गया, ये बंदा तो जेड एम्परर और क्वीन मदर को मारना चाहता है। और अब चांगशाओ को सारी बातें क्लियर हो जाती है कि ये सब लुया और जीफांग टाओइज्म का किया धराया है। डीमन कोर्ट और हेवनली कोर्ट में जो भी स्ट्रगल चल रही थी ये बैटल भी उसी का अंजाम है। लुया और जीफांग वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि जेड एम्परर वापस से हेवन में आए। अगर ऐसा हुआ तो हेवनली कोर्ट दोबारा से पावरफुल बनेगा और इसीलिए उन लोगों ने मॉर्टल्स की दुनिया में जंग छेड़ दी। इधर रेंडिंग कहने लगा कि यूजिन किंगडम के राजा ने जबरदस्ती अपनी लाइफ को एक्सटेंड किया है जो कि हेवंस के रूल के अगेंस्ट है। तो मैं चान टाओइज्म के एंसेस्टर के नाते ये सब नहीं होने दूंगा। यहाँ के राजा को पनिश करना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए छोटू से डिसाइपल जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी यूजिन किंगडम के साथ दफन हो जाओगे। जिस पर चांगशाओ कहने लगा, रे सीनियर, इस मसले को तो हम यूं सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद तुरंत ही रेंडिंग के पास चला गया। आप चाहते हो कि यूजिन किंगडम के राजा को मारा जाए तो क्यों ना ये काम मैं खुद करूं। मैं राजा को मार दूंगा और आप यूजिन किंगडम छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर शुयाना को टेंशन आने लगा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चांगशाओ उसके फादर को क्यों मारेगा। तभी चांगशाओ अपने माइंड पावर का यूज करके उसे कहने लगता है कि शुयाना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। रेंडिंग मेरी बात से कभी भी सहमत नहीं होगा क्योंकि उसका टारगेट तुम्हारे फादर नहीं बल्कि कोई और है। जिसके बाद वो रेंडिंग से कहने लगा कि सीनियर, हम बस एक राजा के लिए पूरे यूजिन किंगडम को खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये तो आपकी चान टाओइज्म की टीचिंग के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए राजा को मारना मुझ पर छोड़ दो और आप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर तो एल्डर जियांग भी काफी ज्यादा शॉक हो
गए थे, मगर रेंडिंग को चांगशाओ की ये चाल समझ आ गई थी। वो जान जाता है कि चांगशाओ जेड एम्परर को बचाना चाहता है। मुझे तो जेड एम्परर को मारने का काम दिया था, अगर मैं उसमें फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद वो चांगशाओ के लिटिल फॉर्म को घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ के लोगों की फिक्र है, तुम नहीं चाहते कि राजा के साथ साथ उसकी प्रजा भी मारी जाए। और सच बताओ तो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं भी टैलेंटेड लोगों को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता, मेरे जैसा तो टैलेंट का कदरदान कोई नहीं होगा। इसलिए अब मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ की सभी टैलेंटेड डिसाइपल को मेरे चांटाओइज्म ले जाऊँ। वहाँ पर हम उन्हें कल्टीवेशन के साथ साथ थोड़ी सी तमीज भी सिखा देंगे। जिसके बाद वो अचानक से ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। चांगशाओ भी समझ गया था कि ये बंदा उन्हें कल्टीवेशन और तमीज बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाला, बल्कि ये तो उन्हें कैप्चर करेगा। तो उसने चुपके से एक जेड को एक्टिवेट कर दिया। इधर रेंडिंग कहने लगा कि मैं एक गुनहगार को मारने के लिए हजारों लोगों की बलि दे सकता हूँ। अब उसने दोबारा से अपना वही फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। इधर चांगशाओ को पता होता है कि वो रेंडिंग को अकेले कभी हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही कॉन्गशुन को संदेशा भेजता है। वो कहने लगा सीनियर कॉन्गशुन, मैं हूँ महान सिंह जुयान का लिटिल डिसाइपल, मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। इधर कॉन्गशुन को जैसे ही चांगशाओ का संदेशा मिला, वो तुरंत ही अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ता है। अब उसी रास्ते से जाओ गॉन्गमिंग गुजर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी कॉन्गशुन पर। वो कहता है मेरी दोस्त प्लीज एक मिनट रुक जाओ। इसलिए कॉन्गशुन तुरंत ही अपनी जगह पर रुक गया। वो जाओ गॉन्गमिंग से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी कौन सी वाली आँख मुझे दोस्त मानती है, दाई वाली या फिर बाई वाली। अब ये सुनकर जाओ गॉन्गमिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कॉन्गशुन से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, मैं आपको सही से देख नहीं पाया, मुझे लगा था कि आप एक लड़का हो मगर आप तो एक फेरी निकली। अब ये सुनकर कॉन्गशुन काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बताओ तुम्हें मैं फेरी कहाँ से लग रहा हूँ। अब इस जाओ गॉन्गमिंग को तो हमेशा उड़ते हुए तीर लेने की आदत है। वो कहता है मुझे लगा था कि पहले आप लड़का होगे, लेकिन आप उसमें भी भड़क गए। अब मैं आपको फेरी बोल रहा हूँ, आप उसमें भी भड़क गई, कहीं आप उस ग्रुप में तो नहीं आते। और अब गॉन्गमिंग को तो ये सब सोच कर ही चक्कर आने लगे। वो कहने लगा सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ही नहीं था कि हमारी दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। मगर तब तक कॉन्गशुन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बच्चे अब तो मेरे हाथ से जरूर मरेगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेंडिंग ने अपनी हेवी सोर्ड से यूचिन किंगडम पर अटैक किया था, लेकिन चांगशाओ अकेला ही उसकी सोर्ड को रोक लेता है। हालांकि रेंडिंग के पावर के आगे चांगशाओ भी फीका पड़ गया। उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक इस सोर्ड को होल्ड नहीं कर पाएगा। रेंडिंग की पावर रियल चांगशाओ भी देख लेता है। वो सोचता है कि रेंडिंग की क्यानकुन रूलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गाइस क्यानकुन रूलर ये रेंडिंग की तलवार का नाम था और इसी का यूज करके वो फ्यूचर में जाओ गॉन्गमिंग को खत्म करेगा। साथ ही वो कहने लगा कि अब तो मैं रेंडिंग को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा। वो कह रहा था मेरी जान युनशाओ तुम कहाँ पर हो, प्लीज मेरी मदद करो। अब तो चांगशाओ को उसकी होने वाली सालियों की भी याद आ रही थी। वो कहता है पता नहीं तुम दोनों कहाँ पर हो, प्लीज यहाँ पर आ जाओ। और तभी चांगशाओ को फिनिक्स के फेदर्स नजर आने लगे और अब आसमान से एक बहुत ही शानदार पीकॉक सीधा आकर क्यानकुन रूलर पर कूद जाता है। उसकी पावर से रेंडिंग की स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए और अब वो स्पिरिचुअल वर्ड बड़े ही स्टाइल के साथ अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चांगशाओ का दोस्त कॉन्गशुन था। वो कहता है गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं भी देखूंगा कि किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो महान सिंह जुयान के लिटिल डिसाइपल को हाथ लगाए। चांगशाओ तो उसे देखकर इतना खुश हो गया कि क्या ही बताओ। वही दूसरी तरफ हम जाओ गॉन्गमिंग को देखते हैं, जो कि ढेर सारी मार खाने के बाद कॉन्गशुन के फेदर अपने मुंह से बाहर निकालता है। कॉन्गशुन ने तो इसकी पूरी बॉडी को ही लकवा मार दिया था। वही दूसरी तरफ रेंडिंग कहने लगा कि मेरे पीकॉक फ्रेंड तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें भी कार्मिक डिजास्टर को झेलना पड़ेगा और ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। जिस पर कॉन्गशुन कहने लगा कि कार्मिक डिजास्टर को तो मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, और रही बात तुम्हारी तो दोस्त तुम्हारी उतनी औकात ही नहीं जो तुम मुझे हर्ट कर पाओ। इधर चांगशाओ कहता है कि अब तो कॉन्गशुन भाई अपनी अल्टीमेट मूव का यूज करेंगे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।